एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण पर। और आज का हमारा टॉपिक है भू उपग्रह। तो आइए इस पर बात शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह होते हैं और एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं। यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह है। इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के अपने उपग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति है, शनि है और तमाम ग्रह हैं हमारे वायुमंडल में। उनके अपने अपने उपग्रह हैं। एक से अधिक उपग्रह भी पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की यदि बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हुआ। ऐसे कई आकाशीय पिंड होते हैं जो विभिन्न देशों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनके वैज्ञानिक उपयोग होते हैं, मानव के लिए उपयोग होते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। वह भी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। तो ऐसे उपग्रह को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह वह आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। और भू उपग्रह, भू हम पृथ्वी के लिए उपयोग में लेते हैं, तो भू उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो आइए अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर में वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और वो पृथ्वी पर वापस क्यों नहीं लौट कर आते। तो आइए इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा अपन समझ लेते हैं कि माना कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, एक टावर बना हुआ है। इस बड़ी सी बिल्डिंग से हमने यहाँ पर एक बॉल को फेंका। ये एक बॉल है और इसको हमने इस दिशा में फेंका, क्षैतिज के समानांतर। तो क्या होगा, ये बॉल पृथ्वी के द्वारा आकर्षित होगी और इस प्रकार से पृथ्वी पर लौट कर आ जाएगी। तो ये बॉल यहाँ पर पहुँचती है। ठीक, प्रक्षेपी गति का उदाहरण है ये। h ऊंचाई से किसी भी प्रक्षेपी को छोड़ा जाए। अब यदि हम इसका वेग बढ़ा दें, हम और अधिक वेग से फेंकेंगे तो ये बॉल पृथ्वी पर इस प्रकार से लौट कर आएगी और पहले यहां पहुंचती थी, अब यहां पहुंचेगी। और यदि हम इसे अधिक वेग से फेंकें तो ये बॉल पृथ्वी पर तो आएगी, पर पृथ्वी पर आते आते वो यहां पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी चपटी नहीं है जैसा हमें दिखाई देती है। पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। तो वो कम वेग से फेंकेंगे तो यहाँ पहुँचेगी, उससे अधिक वेग से फेंकेंगे तो यहाँ पहुँचेगी, उससे और अधिक वेग से फेंकेंगे तो यहाँ पहुँचेगी। और यदि हम बहुत ज़्यादा वेग से फेंक दें उसको, और इतने ज़्यादा वेग से फेंक दें कि उस बॉल को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित तो करे, पर आकर्षित करते 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 वो बॉल पृथ्वी पर पहुँच ही नहीं पाए और वापस यहाँ आ जाए जिस बिंदु से छोड़ी गई थी। अब ध्यान दीजिएगा, ये बॉल यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस कारण से धीरे धीरे उसकी पृथ्वी के निकटता बढ़ती जा रही है, पृथ्वी के निकट आ रही है। परंतु बॉल का वेग जैसे जैसे बढ़ रहा है वो पृथ्वी पर देर से पहुंचती है। अब यदि हम बॉल को इतना वेग दे दें कि पृथ्वी उसे आकर्षित तो करे, वो पृथ्वी के पास आना भी चाहे, परंतु पहुंचते पहुंचते जैसे यहां पर दूरी बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती बढ़ती अगर इतनी दूरी हो गई, पूरी परिक्रमा के बराबर हो गई, तो वो बॉल वापस से उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जहां से उसने अपनी गति को प्रारंभ किया था। इसका मतलब यह हुआ कि वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई। अब यदि वापस यहां आ गई और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वो फिर वापस इसी पथ पर परिक्रमण करेगी। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी आकाशीय पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा कब कर पाएगा, जब उसके पास में एक निश्चित वेग होगा, और उस निश्चित वेग को हम उसकी कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। वीओ से प्रकट किया जाता है। तो यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई तक ले जाकर, पहली बात ध्यान रखिएगा, किसी ऊंचाई तक ले जाकर उसको कक्षीय चाल के बराबर क्षैतिज वेग प्रदान कर दिया जाए, तो क्या होगा, उस कक्षीय चाल के बराबर क्षैतिज वेग के प्रभाव से वह परिक्रमा करने लगेगा उस पिंड की या उस ग्रह की।
तो किसी भी वस्तु को उपग्रह बनाने के लिए इस चाल की आवश्यकता होती है जिसे हम कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल की परिभाषा हो जाएगी कि वह न्यूनतम आवश्यक वेग जिससे किसी भी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंके जाने पर वह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगती है, वह उस पिंड की कक्षीय चाल कहलाती है। इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो पथ है ये कैसा है, वृत्ताकार पथ है, तो ये वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करने लगेगा। क्लियर। और यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करती है, परिक्रमण करती है, तो उस पर अभिकेंद्रीय बल क्रियाशील होता है। जब तक अभिकेंद्रीय बल नहीं है तब तक वो वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अभिकेंद्रीय बल क्रियाशील है। तो उस अभिकेंद्रीय बल का मान कितना, ये अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हुआ, तो ये अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हुआ है गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल के कारण से उसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है और इस अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वस्तु पृथ्वी की परिक्रमा करने लगती है, वृत्तीय मार्ग पर गति करने लगती है। तो आइए अपन अभिकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के सहयोग से एक व्यंजक की स्थापना करते हैं जिसमें हमें कक्षीय चाल प्राप्त होगी। तो माने कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, और ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर है। ये जो ऊंचाई है ये कितनी है, स्मॉल h से प्रकट करते हैं, तो h ऊंचाई पर है। तो h ऊंचाई पर पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम Fg से प्रकट कर दें, उसका मान कितना हो जाएगा, Gmm बटे R प्लस h का वर्ग। तो इस वस्तु पर इतना गुरुत्वीय बल लगेगा, पृथ्वी इतना बल उस पर लगा रही है और नीचे की ओर लगा रही है। प्रत्येक स्थिति में उस पर बल जो है ये किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है। इस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है ये सारे बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल उसको यदि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, यदि उसको हम व्यक्त करें तो उसका व्यंजक होता है mv²/r, यानी कि m उस पिंड का द्रव्यमान या उपग्रह का द्रव्यमान, उसका वेग यदि कक्षीय चाल v0 है तो mv² बटे r प्लस h। ये उसका अभिकेंद्रीय बल है। ये अभिकेंद्रीय बल का व्यंजक हम पहले निकाल चुके हैं, आप पूर्व के अध्याय में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, द्विविमीय गति के अंदर मिलने वाला है। अब यदि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा तो उस स्थिति में दोनों की तुलना की जा सकती है, और हम लिखेंगे mvo वर्ग बटे r प्लस h बराबर gm m बटे r प्लस h का होल वर्ग। m से m कट गया, r प्लस h से भी एक r प्लस h कट गया, तो vo वर्ग बराबर हो जाएगा gm बटे r प्लस h, या vo बराबर हो जाएगा रूट ऑफ gm बटे r प्लस h। यानी कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर यदि कोई पिंड उपग्रह की भांति गति करना चाहेगा तो उसे इतने वेग की आवश्यकता होगी। हम इस वेग से यदि उसे उछालेंगे तो वह कक्षीय चाल को प्राप्त कर लेगा और वह उपग्रह बन जाएगा। अर्थात यह न्यूनतम आवश्यक वेग है किसी भी पिंड को उपग्रह के भांति गति करवाने के लिए, यह उसकी कक्षीय चाल कहलाती है। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो vo वर्ग बराबर रूट ऑफ gm बटे r वर्ग गुणित r वर्ग बटे r प्लस h। r वर्ग से गुणा और भाग कर दिया, इसको स्मॉल g लिख सकते हैं, तो vo बराबर रूट ऑफ gr² बटे r प्लस h। इस रूप में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिएगा कि जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा वैसे वैसे vo का मान कम होता जाएगा। तो यदि हम किसी पिंड को पृथ्वी के बिल्कुल निकट उपग्रह बनाना चाहते हैं तो हमें कितने कक्षीय चाल की आवश्यकता होगी। तो पृथ्वी की निकटतम कक्षा के लिए, पृथ्वी की निकटतम कक्षा के लिए
वीओ कितना हो जाएगा, तो वीओ बराबर रूट ऑफ, इस एच को नगण्य मान ले, एक आर कट जाएगा तो रूट ऑफ जी आर। तो पृथ्वी से निकट यदि किसी उपग्रह की गति की आवश्यकता है तो हमें उसे इतना कक्षीय चाल प्रदान करना पड़ेगी, अर्थात ये अधिकतम कक्षीय चाल का व्यंजक है। पृथ्वी के निकटतम कक्षा के लिए इतनी कक्षीय चाल की आवश्यकता होगी। अब एक बात और आती है, वो होता है परिक्रमण काल। उपग्रह जब किसी कक्षा के अंदर परिक्रमा करता है, क्योंकि उसकी कक्षा एक है, वो इस वेग से इसी कक्षा में परिक्रमा करेगा। यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो आप देखिए कि वीओ का मान बदल जाएगा, कक्षा बदल जाएगी। यदि वेग, अगर क्षैतिज वेग ज्यादा है तो वो इस कक्षा में नहीं बल्कि इसके बाहर की कक्षा में गति करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एच का मान निर्भर करता है कि वस्तु जो है वह किस कक्षा के अंदर गति करेगी। इसके लिए वीओ और एच का एक संबंध है। इस संबंध से हम देखते हैं कि वीओ बराबर रूट जी आर। अब जब वो परिक्रमा करता है तो उसका एक परिक्रमण काल भी होगा, एक निश्चित समय में वो अपने स्थान पर वापस लौट कर आता है। तो उपग्रह को एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, और परिक्रमण काल को कैपिटल टी से प्रकट किया जाता है। इस टी का व्यंजक निकाल लेते हैं, तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वीओ। ये इसकी परिधि हो गई और ये इसका कक्षीय चाल हो गया। तो दूरी बटा समय, दूरी बटा वेग बराबर समय, तो परिक्रमण काल टी बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच अर्थात ये वाली पूरा पथ की लंबाई, और वेग कितना है वीओ, तो इस वेग से गति करेगा तो इतने समय में वो उपग्रह एक परिक्रमा पूरी कर लेगा। अब आइए वीओ का मान हम ये वाला लिख देते हैं यहाँ पर, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर 2 पाई, और एक काम करते हैं आर प्लस एच को वर्गमूल के अंदर ले लेते हैं, तो इसको लिख देते हैं आर प्लस एच का वर्ग, और वी ओ की जगह पर क्या लिखना है हमें, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा नीचे जी एम और ये आर प्लस एच की घात हो जाएगी 3। तो इस व्यंजक से हम टी के मान की गणना कर सकते हैं कि उपग्रह इस वेग से गति करेगा, इतने समय में एक परिक्रमा पूरी करेगा। अब यदि इसको रूप बदल दें तो क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई और आर प्लस एच की घात 3, इसमें आर वर्ग से गुणा और आर वर्ग से भाग दे दें तो आर वर्ग जी एम, और जी एम बटे आर वर्ग स्मॉल जी होता है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ आर प्लस एच की घात 3 बटे जी आर वर्ग। इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि हम पृथ्वी की तल के निकट की बात करते हैं, पृथ्वी की निकटतम कक्षा के लिए h को नगण्य मान लिया जाए तो r की घात 3 बटे आर वर्ग, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन जी। तो पृथ्वी की निकटतम कक्षा के लिए t का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। त्रिज्या पर निर्भर करेगा और g पर निर्भर करेगा। r का मान 6400 किलोमीटर और g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है। यदि हम इसे रखेंगे तो t के मान की गणना की जा सकती है, और यहाँ पर पृथ्वी की निकटतम कक्षा के लिए t का मान आता है 86.4 मिनट। यानी कि किसी भी वस्तु को यदि हम पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करवाना चाहें उपग्रह के रूप में पृथ्वी के निकटतम, तो वह 86.4 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेगी। तो ये थी बात हमारी भू उपग्रह के बारे में कि भू उपग्रह किसे कहते हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, कक्षीय चाल क्या होती है और परिक्रमण काल क्या होता है। इसका व्यंजक हमने निकाला। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।